हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द एक्सॉर्सिस्ट। ये 1973 की मूवी है और ये मूवी दुनिया की सबसे डरावनी मूवीज में से एक है और ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। और इस मूवी ने ऑस्कर्स भी अपने नाम पर किए हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। और अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है फादर मैरिन को दिखाते हुए, जो एक कैथलिक प्रीस्ट के साथ साथ एक आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं और वो उस वक्त इराक में हो रहे आर्कियोलॉजी लिग में शामिल होते हैं। तभी उन्हें वहां से एक पजेजू नाम के डिमोनिक एंटिटी का इमेज स्टोन पर कव्ड किया हुआ मिलता है, जिसे एंशिएंट टाइम्स में वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स वर्शिप किया करते थे। और पजेजू डीमन के बारे में कहा जाता है कि वो डीमन बारिश में टिड्डे, कीड़े मकोड़े आदि को कंट्रोल किया करता था और वो खेतों में सूखापन लाता था। और कहते हैं कि एक समय पर वो एक डीमनस लेमेस्तु के साथ में रोमांटिकली इन्वॉल्व था, लेकिन किसी विवाद एक्सेट्रा के बाद वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। और लेमेस्तु डीमनस के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को ही अपना शिकार बनाती थी और उन्हें हार्म करती थी और माँ से उनके बच्चों को अलग कर देती थी। इसलिए लेमेस्तु को रोकने के लिए लोग पजेजो को वर्शिप किया करते थे, जो लेमेस्तु से ज्यादा पावरफुल माना जाता था। और ये फादर मैरिन को अपनी रिसर्च में पता चलता है और उन्हें आगे चलकर पजेजो डीमन का एक स्टैचू भी मिलता है। और वहीं पर वो दो डॉग्स को फाइट करते हुए देखते हैं, जो ये दर्शाता है कि दोनों डीमन फाइट कर रहे हैं, यानी पजेजो और लेमेस्तु। सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉर्ज टाउन में मौजूद एक्ट्रेस क्रिस को साइड शूटिंग करते हुए देखते हैं, एक मूवी का जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर आधारित था। और उस मूवी को क्रिस का क्लोज फ्रेंड बर्ट डेनिंग्स ही डायरेक्ट कर रहा था, जिसे क्रिस अंदर ही अंदर पसंद भी करती थी। क्रिस लोकेशन पर अपनी 12 साल की बेटी रेगन के साथ भाड़े के घर में रहती थी। और फिर हम कैथलिक फादर कैरस को अपने बूढ़ी बीमार माँ के साथ देखते हैं, जिसे कैरस एक हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहता था, लेकिन उसकी माँ घर छोड़कर जाने के लिए इनकार कर देती है क्योंकि वो कैरस को परेशान नहीं करना चाहती थी। और दूसरी ओर रेगन हमेशा अपने माँ के साथ अलग अलग स्पॉट पर घूमा करती थी और इसलिए वो अक्सर घर में अकेली बोर हो जाया करती थी बिना किसी दोस्त के, क्योंकि घर में सिर्फ उसके 2 मेड्स ही थे और वो भी उसकी उम्र के नहीं थे। और इसलिए उसने खुद को एंटरटेन करने का एक जरिया ओइजा बोर्ड को बना लिया था, जो उसे घर के किसी कबाड़ में मिलता है, जो एक दिन उसकी माँ को मिल जाता है। तब वो रेगन से कहती है कि इस गेम को अकेले नहीं खेला जाता है। तब रेगन कहती है कि वो अकेले बिल्कुल भी नहीं खेलती, कैप्टन हाउडी है ना उसके साथ खेलने के लिए। लेकिन जब क्रिस उससे खेलने की कोशिश करती है, वो प्लेनचर्ड अपने आप ही उससे दूर हो जाता है। लेकिन क्रिस इस इशारे को इग्नोर कर देती है और वो रेगन से कहती है कि शायद वो उसके साथ में नहीं खेलना चाहती। लेकिन रेगन कहती है कि वो तो नहीं, बल्कि कैप्टन हाउडी उसके साथ में नहीं खेलना चाहते। और उस वक्त क्रिस और उसके नौकर सोचते हैं कि शायद रेगन ने अकेले में एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है, कैप्टन हाउडी नाम का। और कैप्टन हाउडी के कांटेक्ट में आने के कुछ ही दिन बाद रेगन बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव करने लगती है और क्रिस भी घर के एटिक में कुछ स्ट्रेंज वॉइसेस सुनते हैं और वो सोचती है कि शायद वहाँ पर चूहे होंगे। और इसलिए वो अपने नौकर से कहती है उसके बारे में पता लगाने के लिए। और एक रात तो रेगन क्रिस के कमरे में आकर सो जाती है और क्रिस के पूछने पर वो कहती है कि उसका बेड शेक हो रहा था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन क्रिस सोचती है कि शायद रेगन ने बुरा सपना देखा होगा और वो उसकी बातों पर गौर ही नहीं करती। और तभी क्रिस फिर से एटिक में कुछ आवाजें सुनती है और जब वो वहाँ पर चेकआउट करने जाती है तब उनका नौकर उन्हें बताता है कि घर के अंदर एक भी चूहा नहीं है। लेकिन तब भी क्रिस के मन में कोई भी वहम नहीं पैदा होता। सीन शिफ्ट होती है और हमें चर्च के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी ने मदर मैरी के स्टैचू को एकदम बुरी तरह से खराब कर दिया होता है। और फादर ये देखकर शॉक में रह जाता है कि आखिर ये काम किसने किया होगा। और फिर हम रेगन को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसका चेकअप किया जा रहा था। लेकिन रेगन वहाँ पर भी उस डॉक्टर से एब्यूजिवली बात करती है, जिसे सुनकर वो डॉक्टर भी शॉक्ड रह जाता है और वो इस नतीजे पर आता है कि रेगन शायद अपने पिता से दूर होने की वजह से डिप्रेशन में जा रही है, इसलिए वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही है। और वो डॉक्टर क्रिस से कुछ मेडिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के बाद रेगन के ठीक होने का वादा कर देता है। शाम को क्रिस ने अपने घर पर एक हाई क्लास पार्टी रखी हुई होती है और रेगन तभी उन लोगों के बीच में आकर उनमें से एक को आकर धमकी देती है कि उसकी मौत वहाँ ऊपर होने वाली है और वहाँ सबके सामने वो यूरिनेट कर देती है, जिसके बाद क्रिस उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और उसे नहला कर सुला देती है।
उसे समझा बुझाकर कि वो बीमार है और वो जल्दी ठीक हो जाएगी मेडिसिन लेने के बाद। लेकिन क्रिस के बाहर जाते ही रेगन का बेड बुरी तरह से शेक करने लगता है और क्रिस ये देखकर शॉक रह जाती है और उसे रोकने के लिए क्रिस भी बेड पर चढ़ जाती है, लेकिन फिर भी बेड का शेक होना नहीं रुकता और अब तो क्रिस को भी रेगन की बातों पर यकीन हो गया था। से शिफ्ट होता है और हम फादर कैरस को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा नशे में होते हैं अपनी माँ के गुजर जाने के गम में, क्योंकि वो खुद को ही अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि वो उन्हें अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा पाए क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। और यहाँ रेगन की बिगड़ती तबीयत को देखकर क्रिस उसका चेकअप करवाने के लिए फिर से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर रेगन को मेडिकेशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तब भी उसके रिपोर्ट्स उसे बिल्कुल नॉर्मल बताते हैं। और घर लौटने के बाद रेगन को वापस से जैसे बेड पर कोई अदृश्य शक्ति भटकने लगती है और वो एक भयानक आवाज़ में उन डॉक्टर्स को अब्यूज़ करने लगती है और फिर उसकी बॉडी एकदम से अकड़ जाती है और तब डॉक्टर्स उसे ज़बरदस्ती सिडेट करके उसे बेहोश कर देते हैं कि क्या पता रेस्ट करने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। और वो डॉक्टर्स क्रिस को फिर से रेगन का टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट करते हैं, जिसमें उसके रिपोर्ट्स वापस से नॉर्मल ही आते हैं। और अब तो क्रिस बिल्कुल परेशान थी कि वो क्या करे क्योंकि रेगन उसकी इकलौती बेटी थी। और क्रिस जब घर लौट कर आती है तब रेगन के पास कोई भी नहीं था और उसकी खिड़की खुली पड़ी थी, लेकिन क्रिस की मेड बाहर जाने से पहले बर्ट को रेगन का ख्याल रखने के लिए बोलकर गई हुई थी, लेकिन बर्ट उस वक्त वहाँ पर नहीं था। और तभी एक आदमी आकर क्रिस को बताता है कि बर्ट की डेथ हो चुकी है और वो रेगन के ही कमरे वाले खिड़की से बाहर कूदकर मर गया। और बर्ट की डेथ की खबर सुनते ही क्रिस को बहुत ही ज्यादा झटका लग जाता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि बर्ट की मौत ज्यादा पीने की वजह से हुई होगी और वो सोचते हैं कि बर्ट अपने कदम नहीं संभाल पाया होगा और इसलिए वो खिड़की से बाहर गिर गया होगा। और तभी रेगन सीढ़ियों से स्पाइडर वॉक करते हुए उल्टा नीचे आ रही थी और उसके नाक और मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है और उस वक्त का वो दृश्य देखकर क्रिस बिल्कुल डर जाती है। से शिफ्ट होता है और हम एक इन्वेस्टिगेटर लेफ्टिनेंट किंडरमैन को देखते हैं जो बर्ट के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन में जुटा हुआ था। वो फादर कैरिस से भी इसके बारे में बताता है कि बर्ट की डेथ ब्लैक मैजिक की वजह से हुई है क्योंकि उसका फेस कम्प्लीटली पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था और वो फादर कैरिस से इस केस में उनकी मदद करने के लिए भी बोल रहा था। से शिफ्ट होती है और हम क्रिस को डॉक्टर्स के ग्रुप के साथ में देखते हैं जो क्रिस को रेगन का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बोलते हैं क्योंकि अब रेगन को ठीक करना किसी डॉक्टर के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। क्रिस जब घर पर होती है मिस्टर किंडरमैन उसके घर पर भी आकर पहुंच जाते हैं क्रिस से पूछताछ करने के लिए क्योंकि बर्ट उन्हीं की खिड़की से गिरा था, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और जैसे ही वो वहां से रवाना होते हैं क्रिस रेगन के कमरे में आकर देखती है कि रेगन एक क्रॉस से अपने प्राइवेट पार्ट को हर्ट कर रही थी और क्रिस जब उसे छुड़ाने की कोशिश करती है वो उसे भी मारकर नीचे गिरा देती है और ताकि क्रिस के मेट्स अंदर ना आ पाए इसलिए वो एंटिटी अपने पावर से दरवाजा बंद कर देती है और रेगन का सर तब कम्प्लीटली बैकवर्ड टर्न हो जाता है और रेगन तब बर्ट की आवाज में कहती है कि रेगन ने ही बर्ट को मारा है। और ये देख सुनकर क्रिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इसलिए तब क्रिस फादर कैरिस से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करके उन्हें अपने बेटे को ठीक करने के लिए बोलती है, लेकिन फादर कैरिस कहते हैं कि वो रेगन को एक फादर के तौर पर नहीं बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पर देखेंगे। और जब वो रेगन से मिलने आते हैं तब वो कहती है कि वो रेगन नहीं है, वो एक डेविल है और वो कहती है कि उसे पता है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन जैसे ही फादर उसकी माँ का मिडिल नेम पूछते हैं वो बता ही नहीं पाती और उसे फादर की माँ के डेथ के बारे में फादर का माइंड रीड करके पता चल गया। जब उन्होंने अपने माइंड को पूरी तरह से ब्लैंक कर लिया वो फादर की माँ का मिडिल नेम नहीं बता पाई और तब फादर का माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो फादर के ऊपर वॉमिट कर देती है और तब फादर कैरिस को लगता है कि उसे किसी ने पॉजेस नहीं किया है और शायद रेगन को कोई दिमागी बीमारी है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि रेगन को ये कैसे पता कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। और तब वो रेगन के पोजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि क्या रेगन को कोई मेंटल डिसऑर्डर है या फिर वो पॉजेस्ड है, और अगर वो पॉजेस्ड है तो चर्च अथॉरिटी को पोजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी और तभी वो रेगन के ऊपर एग्जॉर्सिज्म कंडक्ट कर पाएंगे। और इसलिए कैरिस दोबारा से रेगन के पास जाता है और होली वाटर बोल के टैप वाटर उसके ऊपर डाल देता है और तब भी रेगन का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, जिससे कैरिस को लगता है कि रेगन को कोई मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन जब क्रिस उसे बताती है कि रेगन ने ही बर्ट की जान ली है तब फादर कैरिस इस पर एक्शन लेने की सोचते हैं और साउंड रिकॉर्डिंग सुनने पर उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो एंटिटी रिवर्स में इंग्लिश बोलकर उन सबको कंफ्यूज कर रहा है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है।
रात को क्रिस की मेड कैरिस को घर पर बुलाती है इमरजेंसी में, क्योंकि उसने रेगन के पेट पर हेल्प मी का निशान उभर कर आते हुए देखा था। फादर कैरिस ये देखने के बाद ही समझ जाते हैं कि रेगन उनसे खुद को बचाने के लिए प्लीड कर रही है। इसलिए दूसरे ही दिन फादर कैरिस चर्च अथॉरिटीज से रेगन पर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए परमिशन मांगते हैं। और तब फादर कैरिस को चर्च की हायर अथॉरिटीज एक एक्सपीरियंस्ड एग्जॉर्सिस्ट को फादर कैरिस के साथ एग्जॉर्सिज्म रिचुअल करने के लिए चुनते हैं। और वो और कोई नहीं बल्कि फादर मैरिन होते हैं, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में आर्कियोलॉजिकल डिग के दौरान देखा होता है। और उन दोनों के घर में एंटर होते ही रेगन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और दोनों फादर एक्सॉर्सिज्म के लिए तैयारी करने लगते हैं। फादर मैरिन फादर कैरिस को समझाते हैं कि वो उस सेवल की झूठी बातों में बिल्कुल भी ना आए, चाहे वो उसे जितना भी मैनिपुलेट करे। और तब जैसे ही वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं, रेगन वियर्ड हरकतें करना शुरू कर देती है, जैसे लंबी जीभ बाहर निकालना, वॉमिट करना और पूरा बेड शेक करना। और फादर जैसे ही होली वाटर उस पर डालते हैं, पूरा बेड हवा में उड़ जाता है, जिसे देखकर कैरिस बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। और रेगन तब वापस से वो गंदी उल्टियां करने लगती है। उस वक्त दोनों फादर मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन वो उस एंटिटी पर काबू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें उस एंटिटी का नाम नहीं पता था। और इस वजह से उन्हें उस एंटिटी को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही थी। और इस दौरान वह एंटिटी पूरे समय सिर्फ कैरिस को ही मॉक कर रहा था कि उसने अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। उसका हाथ भी वो फ्री कर लेता है, लेकिन उसके नीचे आने के बाद कैरिस उसे फिर से बांध देता है। लेकिन तभी फादर मैरिन को पॉसेसिव डीमन की परछाई दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि रेगन को पॉसेसिव डीमन ने पॉसेस किया हुआ है। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो फिर से अपना रिचुअल स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले फादर मैरिन की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है। और तब फादर कैरिस जब अकेले ही रेगन के पास जाते हैं, तब रेगन के अंदर से वो एंटिटी कैरिस की माँ की आवाज़ में बात करके उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन फादर कैरिस पहले तो इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में रेगन का चेकअप करने के बाद उसे पता चलता है कि रेगन अब धीरे धीरे कोमा में जा रही है। कैरिस तब रेगन के छलावे में भी आ जाता है और वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार तब खुद को ही मानने लगता है और वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तब फादर मैरिन उसे कमरे से बाहर जाने के लिए बोलते हैं और वो अकेले ही रेगन का एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब फादर कैरिस वापस से रेगन के कमरे में आते हैं, फादर मैरिन तब तक गुजर चुके थे और रेगन के अंदर का वो डीमन फादर कैरिस के बेबसी पर हंस रहा था। तब फादर कैरिस गुस्से में रेगन से भिड़ जाते हैं और उस डीमन से कहते हैं कि वो रेगन को छोड़कर उसकी बॉडी पर कब्जा करे, और उसका वो ऑर्डर तुरंत एक्सेप्ट भी हो जाता है। और पॉसेसिव डीमन जैसे ही फादर कैरिस को पॉसेस करता है, वो तुरंत ही रेगन को मारने की सोचता है। लेकिन फादर कैरिस उस वक्त खुद को थोड़ा कंट्रोल करके खिड़की से बाहर छलांग लगा देते हैं रेगन की जान बचाने के लिए, ताकि वो डीमन पॉसेसिव उसके साथ में चला जाए और वो वापस से रेगन तक ना पहुंच पाए। और तभी फादर डायर वहां पर आकर पहुंच जाते हैं, जो फादर कैरिस के अंतिम समय पर उनकी आत्मा को मुक्त करने के लिए प्रेस करते हैं। और उस वक्त क्रिस को भी फादर कैरिस के डेथ पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन तब रेगन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम रेगन और क्रिस को वो घर छोड़कर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि क्रिस अब अपने नए घर पर रहने के लिए जा रही थी। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि रेगन को अपने पोजेशन के बारे में कोई भी याददाश्त नहीं थी। और रेगन तब जाते जाते फादर डायर को गुड बाय किस देती है, पता नहीं क्यों। और क्रिस तब उन्हें फादर कैरिस का वो मेडेलियन या लॉकेट भी कह सकते हैं, उन्हें पकड़ा देती है। और उसके बाद वो दोनों माँ बेटी वहाँ से रवाना हो जाती है, जिसके बाद हम फादर डायर को मिस्टर किंगडमैन के साथ यूनाइट होते हुए देखते हैं, जो फादर कैरिस के डेथ का केस और मैकनेल का केस दोनों हैंडल करने वाले थे। और उसमें उन्हें फादर डायर की भी मदद चाहिए थी इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।